ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला 26/11 के मुंबई आतंकी हमले से जुड़ चुका है। टीएमसी का दावा है कि मुंबई से गिरफ्तार आरोपी राजाराम रेगे अभिषेक बनर्जी पर 26/11 जैसे आतंकी हमले का प्लान कर रहा है। बंगाल में 26/11 जैसी वारदात होने वाली थी। क्या राजाराम रेगे का मकसद बंगाल को फैलाना था? क्या है अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी और 26/11 का कनेक्शन? लोकसभा चुनावों की तपिश के बीच पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला उफान मारने लगा है। टीएमसी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि राजाराम रेगे 26/11 जैसे आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहा था। Certainly linked to 26/11 was planning something catastrophic. It was busted on time. दरअसल राजाराम रेगे पर अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का आरोप है। कोलकाता पुलिस ने राजाराम रेगे को मुंबई से गिरफ्तार किया है। राजाराम रेगे को कोर्ट में पेशी के बाद 5 दिन की रिमांड पर भी भेज दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि राजाराम रेगे और मुंबई हमलों के आरोपी डेविड हेडली का कनेक्शन है। मुंबई में राजाराम रेगे से डेविड हेडली की मुलाकात हुई थी। शिकागो कोर्ट में खुद डेविड हेडली ने राजाराम रेगे से मुलाकात की बात कबूल की थी। डेविड हेडली ने ही बताया था कि उसने राजाराम रेगे से मुंबई में मदद दी थी। राजाराम रेगे मुंबई का ही रहने वाला है। उन्होंने किसी भी तरीके से उनका मोबाइल नंबर उन्होंने कहीं से पता किया है, उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की है। जब हम लोगों ने इसकी तहकीकात की तो पता लगा कि इस आदमी का नाम राजाराम रेगे है, जो मुंबई का रहने वाला है। और राजाराम रेगे के बारे में फर्दर जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता लगा कि राजाराम रेगे वही आदमी है जिसका रोल 26/11 के वक्त जो है डेविड हेडली के साथ में कांटेक्ट के रूप में सामने आया था। यही वजह है कि बंगाल सरकार ने अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी के इस चौंकाने वाले मामले को 26/11 के आतंकी हमलों से जोड़ दिया है और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गहरी साजिश करार दिया है। इतना ही नहीं, बंगाल सरकार आरोपी राजाराम रेगे की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता पुलिस की पीठ थपथपा रही है, जबकि बीजेपी से ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस की मिली भगत का आरोप लगा रही है। कलकत्ता पुलिस बहुत अच्छा एक्शन लिया। ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है, कौन असाइनमेंट दे रहा है, किसका कहने पे, किसका सुपारी से ये काम कर रहा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है। पश्चिम बंगाल का पुलिस और मुख्यमंत्री महोदया के भाषण में कोई मिली भगत है? कौन किसको बोलता है? देखिए, ये चीज़ कोई बहुत इसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक अभिषेक बनर्जी की सुरक्षा बढ़ाने का है, ये पश्चिम बंगाल सरकार का अधीन है, वो जो इच्छा करें। हमको तो ये सुनने में आता है कि जब वो एक जैसे दूसरे जगह जाते हैं तो 2500 से अधिक सिपाही उनके संग चलते हैं। 2500। ये शायद माननीय प्रधानमंत्री जी के संग भी इतना बड़ा सुरक्षा डिटेल नहीं चलता है। जाहिर है पश्चिम बंगाल की सियासत में अभिषेक बनर्जी के घर की रेकी का मामला और बढ़ने वाला है। बिहार की वैशाली लोकसभा सीट पर इस बार चुनावी मुकाबला काफी रोचक है। यहां एनडीए और महागठबंधन प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर है। तो चलिए देखते हैं वैशाली की लड़ाई में इस बार कौन किस पर भारी है। वैशाली लोकसभा सीट पर एक तरफ एनडीए उम्मीदवार मीणा देवी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन प्रत्याशी मुन्ना शुक्ला। मीणा देवी एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, तो मुन्ना शुक्ला आरजेडी के टिकट पर जीत का दावा ठोक रहे हैं। मीणा देवी गांव-गांव घूमकर वोटरों से मिल रही हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से मिलकर उनसे वोट की अपील कर रही हैं।
हम ही आवाज उठाए जो आज 200 आप लोग को दीजिए अपना मैटर। सारे स्कूल के जितने भी आंगनबाड़ी आ जाए जो खाना बना के आप लोग सब दीदी मिल के बिना दीदी हम लोग के साथ वहीं मुन्ना शुक्ला नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और महागठबंधन के पक्ष में चुनावी माहौल का दावा कर रहे हैं। जा रहा है तो मुद्दा जो है मुद्दा तो हर समय जनता के कहना रहता है विकास। तो विकास तो बहुत मोदी जी ने किए हैं, हम लोग किए हैं, सब लोग मिल के। ज्यादातर मुद्दा यही है जो महिला लोग हैं, हम लोग मिले हैं, पूछे हैं जो आपको अनाज मिल रहा है तो हाँ मिल रहा है, घर मिला तो मिला, वृद्धा पेंशन मिल रहा है तो सब मिल रहा है। मोदी जी ने बहुत सारे काम इस गरीब योजना के लिए किए हैं। चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अभी के फिजा में इनकलाब दिख रहा है, वैशाली के फिजा में इनकलाब दिख रहा है। बीजेपी तो कह रहे हैं कि अब की पार 400 पार और बिहार में 40 के 40। ये सब अब भूल जाइए, इसको जुमला समझ लीजिए। ये सब होने वाला नहीं, ये सब नहीं होने वाला। मैं अभी कह रही थी वोट का ट्रेंड आप ही लोगों के माध्यम से मैं जो देखा हूँ उस वोट के ट्रेंड में संभव ही नहीं है 200 तो पूरेगा नहीं, 400 की बात कर रहे हैं। चुनावी मैदान में वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला इसके पहले भी आमने सामने आ चुके हैं। इस बार वैशाली की धरती पर दोनों एक बार फिर से एक दूसरे के लिए चुनौती बने हुए हैं। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार एक दूसरे को अपने लिए चुनौती नहीं मानते। वीणा देवी मोदी लहर में 400 पार का दावा कर रही हैं, तो मुन्ना शुक्ला वोटिंग ट्रेंड का हवाला देकर ये कह रहे हैं कि बीजेपी इस बार 200 पार भी नहीं जा पाएगी। हम अपने सामने किसी को विरोधी नहीं मानते हैं, किसी से हमको लड़ाई भी नहीं है। यहाँ एक तरफ विकास का जीत होगा, विकास के लिए वोट हो रहा है, हमको कोई चुनौती नहीं है किसी से। वीणा देवी को कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? तो कहे आपको कि जो जन समर्थन देख रहे हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, मेरे सामने वैशाली में कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। हो न हो कहीं वैशाली एक तरफा न हो जाए। इससे पहले भी आप चुनाव लड़े हैं उनके परिवार के लोगों से? उनके परिवार से लोगों से नहीं लड़े हैं, उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में हम उन्हीं से लड़े हैं। लालगंज में लड़ी थी, वहाँ से हार के आई थी। उनके परिवार से नहीं, मैं इसे चुनाव लड़ा, तो इसलिए कोई नई बात नहीं है। यूं तो बिहार की वैशाली लोकसभा सीट लंबे समय तक आरजेडी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह का सियासी गढ़ रही है, लेकिन 2014 में मोदी लहर में रघुवंश प्रसाद सिंह भी अपनी सीट नहीं बचा पाए थे। मुन्ना शुक्ला की पत्नी ने भी बतौर निर्दलीय उम्मीदवार इस सीट से 2014 में किस्मत आजमाई थी, लेकिन वो तीसरे नंबर पर रही। इधर पिछले 10 साल से वैशाली की सीट पर एनडीए का कब्जा है। 2014 में इस सीट पर एलजेपी के रामाकिशोर सिंह ने 33% वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी, जबकि 2019 में एलजेपी के टिकट पर वीणा देवी ने 59.9% वोट के साथ धमाकेदार जीत हासिल की थी। यही वजह है कि इस बार भी वीणा देवी को पूरा भरोसा है कि मोदी सरकार की योजनाओं और इलाके में हुए विकास कार्यों के चलते जनता उन्हें दोबारा चुनेगी, जबकि मुन्ना शुक्ला को अपने जनाधार गठबंधन दलों के एकमुश्त वोट बैंक के चलते जीत की उम्मीद है। मुन्ना शुक्ला का असली नाम विजय कुमार शुक्ला है। बिहार की लालगंज सीट से मुन्ना शुक्ला 3 बार विधायक रहे हैं। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने अपराध की दुनिया में कदम रखा। इलाके में उन्हें बाहुबली नेता के तौर पर जाना जाता है। हत्या के जुर्म में जेल की सजा काट चुके मुन्ना शुक्ला ने साल 2000 में राजनीति में कदम रखा। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के साथ उनकी नजदीकी जग जाहिर है। मुन्ना शुक्ला ने पहली बार में जेल में रहते हुए विधानसभा का चुनाव लड़ा और भारी वोटों से जीत दर्ज भी की। जेल में रहते हुए उन्होंने अपनी पीएचडी भी की है। वैशाली से चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक बार फिर मुन्ना शुक्ला चर्चा में है। अब देखना होगा कि इस बार वैशाली की जनता किसे चुनती है, वीणा देवी को या फिर मुन्ना शुक्ला को। दूसरी तरफ प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी एक बार फिर से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और इसका कारण है जयपुर से 2 आईपीएल मैचों को राजस्थान रॉयल्स द्वारा असम शिफ्ट करना। आईपीएल के दौरान राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों को आशा थी कि आरआर के घरेलू मैदान पर सभी 7 मैचों का आनंद लिया जा सकेगा।
आमतौर पर आईपीएल में जितनी भी टीमें हैं, उनके मुकाबले फ्रेंचाइजीज अपने होम ग्राउंड या खुद के राज्य के शहरों में ही आयोजित कराती है। जैसे मुंबई इंडियंस अपने सभी मुकाबले मुंबई में खेलती है, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जैसी फ्रेंचाइजीज टीमें सभी अपने मुकाबले अपने होम ग्राउंड पर खेलती है। लेकिन राजस्थान रॉयल्स ने अब एक नई परिपाटी शुरू कर दी है। पिछले साल भी 2 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने गुवाहाटी में खेले थे, जबकि इस बार भी राजस्थान रॉयल्स अपने पंजाब और कोलकाता से होने वाले मुकाबले असम के गुवाहाटी में आयोजित करा रही है। इससे प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी निराश दिखाई दिए हैं। फिर भी वो मैच वहाँ शिफ्ट हो रहे तो ये समझ में नहीं आ रहा क्यों शिफ्ट हो रहा है। जब यहाँ डिमांड ज्यादा है तो यहाँ ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान रॉयल्स में यहाँ के जो कैप्टन है संजू सैमसन, लोग काफ़ी लाइक करते हैं इनको, पूरी राजस्थान रॉयल्स टीम को। और साथ ही में सामने वाली टीम जो है उसके जो प्लेयर है वो भी हमारे देश के प्लेयर हैं। तो कहीं ना कहीं देश के प्लेयर को देखने के लिए पब्लिक का उत्साह ज़्यादा होता है। रियान पराग की वजह से हो रहे हैं, उसकी फैन फॉलोइंग है। और रियान पराग का जो बैकग्राउंड है शायद वो बोर्ड्स में भी है उसकी नून, तो उसके कारण में शायद जैक चैक है थोड़ा। आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत ने कुछ आईपीएल मैच जोधपुर के बरकतुल्लाह खान स्टेडियम में आयोजित कराने का ऐलान किया था। तब करोड़ों की लागत से जोधपुर के स्टेडियम को पूरी तरीके से रेनोवेट किया गया और जोधपुर की जनता को भरोसा दिलाया गया कि आईपीएल के मुकाबले जोधपुर में होंगे। लेकिन एक बार फिर रॉयल्स प्रबंधन 2 मैचों को गुवाहाटी लेकर चला गया। नहीं, मैं तो हर सीजन के अंदर में गुवाहाटी के लिए हम लोग डिस्कस करके किया। गुवाहाटी में जितना राजस्थान का आदमी है वो लोग तो सब आ नहीं सकता ना, तो हम लोग बोला हम लोग का एडवांटेज है कि हम लोग वहाँ जाने से हमारा फुटप्रिंट भी बढ़ेगा और राजस्थान का आदमी भी खुश रहेगा। जितना मारवाड़ी पॉपुलेशन है वहाँ का 60-70% बिजनेस मारवाड़ी गवर्नमेंट का अलावा गवर्नमेंट मतलब राजस्थान का आदमी से कर रहा है। लेकिन क्या वाकई प्रवासी राजस्थानियों के लिए आरआर असम में मैच आयोजित कराना चाहता है? अगर ऐसा है भी तो प्रवासी राजस्थानी तो गुजरात, बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक में भी तो बड़ी तादाद में रहते हैं। सूत्रों की माने तो आरआर प्रबंधन का असम से खास कनेक्शन है, इस वजह से वहां पर मुकाबले आयोजित किए जाते हैं। अब ये कितना सही और गलत है ये तो प्रदेश के क्रिकेट प्रेमी ही तय करे। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेश दाधीच की रिपोर्ट। और शिक्षा विभाग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 6 मई से महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 7 मई से 12 मई तक जमा होंगे प्रवेश के जो आवेदन है वो, और इसके साथ साथ 14 मई को जो प्रवेश की जो पत्रियां हैं वो निकाली जाएंगी। आवेदनों की लॉटरी शिक्षा निदेशक आशीष मोदी ने जारी कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता टेलीफोन लाइन पर लवली वधवा जुड़ चुके हैं। लवली, जरा ये विस्तार से खबर बताइएगा जो शिक्षा विभाग से जुड़ी आई है। देखिए, प्रदेश के हर कमोवेश हर कस्बे में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो सरकार की ओर से खोले गए हैं, जहां पर निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। इन विद्यालयों के अंदर जो रिक्त जो पद हैं अलग अलग कक्षाओं के, उनकी जो लॉटरी है और लॉटरी के माध्यम से उनमें प्रवेश की प्रक्रिया जो है वो पूरी की जाएगी। इसमें विज्ञप्ति जो है वो 6 मई तक जारी कर दी जाएगी और 7 मई से आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी, जो 12 मई तक चलेगी। जिसके बाद में 13 मई को जो है जो रिक्तियां होंगी, जो बाकी उसके बाद आवेदन के बाद भी जो पद खाली रह जाएंगे जो बच्चों के लिए क्लासेस में, उनकी एक सूचना और जारी की जाएगी। जिसके बाद में आवेदन के बाद में लॉटरी की जो प्रक्रिया है वो 14 मई से होगी और 14 मई के बाद में 15 मई को इसकी सूची जो है विद्यालय के बोर्ड पर सभी प्रधानाचार्यों को चस्पा करनी होगी। जिसके बाद में 1 जुलाई से, क्योंकि सेशन शुरू होना है, तो 16 मई से जो है वो पूरी प्रवेश आवेदन की जो प्रक्रिया है उसे कमोबेश समय पर पूरा किया जाएगा, ताकि 1 जुलाई से होने वाली जो सत्र है वो सही समय पर जो है वो शुरू हो सके। जी ठीक है लवली, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शिक्षा विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर, 7 मई से 12 मई तक जो प्रवेश के आवेदन है वो लिए जाएंगे लॉटरी के जरिए, क्योंकि एडमिशन दिया जाता है, तो उसी को लेकर के ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। पूरा शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो बच्चे प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए ये जो है आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किया गया है। बताया ये जा रहा है कि
आवेदन जो है 6 मई से प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 7 मई से लेकर के 12 मई तक जो प्रवेश के लिए आवेदन है वो अभिभावक जमा करा सकेंगे और इसके बाद लॉटरी के जरिए नामों की घोषणा जो है वो की जाएगी। तो स्कूलों में प्रवेश का जो पूरा शेड्यूल है, क्या कार्यक्रम रहने वाला है, किस तरीके से जो आवेदन किस दिन निकलेंगे और जो लास्ट डेट है आवेदन जमा करने की वो क्या है, इस पूरे मामले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश के लिए। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।